मीथेन मीथेन हाइड्रेट ये क्या होता है? बर्फ़ की पिंजरेनुमा एक जालक संरचना होती है और इसके अंदर क्या होता है? मीथेन के अणु विद्यमान होते हैं। मीथेन के अणु विद्यमान होते हैं। इसमें ज्वलनशील बर्फ़, गैस हाइड्रेट आदि होते हैं, है ना? और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। आर्कटिक स्थायी तुषार, महाद्वीपीय सीमा, अंतःस्थलीय झीलें, समुद्रों में गहरे जलों के अवसादों में ये मिलते हैं। अंटार्कटिक बर्फ के नीचे मिलते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र हुए? आर्कटिक, महाद्वीपीय सीमा, अंतःस्थलीय झीलें, समुद्र में गहरे जल के अवसाद और अंटार्कटिक बर्फ। तो मीथेन हाइड्रेट कहाँ कहाँ है? आर्कटिक, अंटार्कटिक, समुद्रों में गहरे जल के अवसादों में, अंतःस्थलीय झीलें और महाद्वीपीय सीमा पर। तो क्या होती है? मीथेन हाइड्रेट बर्फ की एक पिंजरेनुमा जालक संरचना होती है। इसके अंदर क्या होता है? प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक मीथेन के अणु विद्यमान होते हैं। ठीक है। अगला हमारे यहाँ पे जो है 8 औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है, औद्योगिक प्रदेशों को, है ना? औद्योगिक प्रदेश कितने हैं? 8। कौन कौन से देख लेते हैं। एक तो हो गया अपना मुंबई पुणे, एक गुजरात क्षेत्र हो गया, एक गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र हो गया, इधर हुगली हो गया, छोटा नागपुर हो गया, बेंगलोर हो गया, बेंगलोर तमिलनाडु, विशाखापत्तनम और गुंटूर हो गया, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र हो गया, है ना? तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे इधर गुरुग्राम हो गया, फिर गुजरात हो गया, फिर मुंबई हो गया। फिर देख लेते हैं, छोटा नागपुर हो गया, हुगली हो गया, बेंगलोर, विशाखापट्टनम और कोल्लम या तिरुवनंतपुरम। ठीक है। तो ये 8 क्षेत्र है, 8 औद्योगिक प्रदेश है यहाँ पे, है ना? अगला देख लेते हैं। कई बार हम देखते हैं गोल्ड कॉलर हो गया, ब्लू कॉलर हो गया, है ना? तो देखिए, प्राथमिक गतिविधि होती है वहाँ पे कैसा होता है? लाल कॉलर होता है। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है उसके जो श्रमिक होते हैं उनको हम बोलते हैं लाल कॉलर श्रमिक। ठीक है। द्वितीय गतिविधि जो होती है उसके जो श्रमिक होते हैं उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर वाले। ठीक है। इसमें कौन से होते हैं? मेहनतकश कामगार, है ना? ये लोग होते हैं। और जो पंचम गतिविधि होती है उसमें होता है गोल्ड कॉलर। अब ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना? ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एनसीईआरटी में और आपको आता भी है। और वाइट कॉलर की अगर हम बात करते हैं तो वाइट कॉलर भी उच्च प्रौद्योगिकी वगैरह जो होते हैं ना, जो मतलब टेक्नोलॉजी जैसी जॉब होती है, उनके जो मतलब मैनेजर वगैरह होते हैं उनको हम बोलते हैं वाइट कॉलर वाले। ठीक है। तो मतलब ये वाइट और गोल्ड लगभग एक जैसा हो जाता है। जैसे पंचम गतिविधि में क्या होता है, उसमें भी हाई मतलब जो हाई प्रोफाइल चीज़ें है वो आती है ना। तो एक तो हो गया प्राइमरी जो गतिविधियाँ होती है उसमें कौन सा है? लाल कॉलर हो गया। द्वितीय गतिविधियों में ब्लू कॉलर हो गया। आप ब्लू कॉलर को बी से भी याद रख सकते हैं कि द्वितीय गतिविधि सेकंड नंबर पे बी भी आता है ABCD में, तो आप ऐसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। और प्राथमिक गतिविधि में रेड कॉलर हो गया, और पंचम गतिविधि गोल्ड कॉलर हो गया, और उच्च प्रौद्योगिकी में वाइट कॉलर होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ प्रमुख जनजातियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो प्रमुख जनजातियाँ देखिए आप, अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है? इंडियन जनजाति। कांगो में पिग्मी मिलता है। मलेशिया में ओरंगसली जनजाति मिलती है। ओरंगसली मलेशिया में। और अरब में मिलती है बेदुइन। ठीक है। तो अमेजन में कौन सी मिली? अमेजन में मिली इंडियन। कांगो में पिग्मी, मलेशिया में ओरंगसली, और अरब में मिलती है बेदुइन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए भूरा कोयला कौन से कोयले को कहा जाता है? भूरा कोयला, भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को, है ना। और इसका उपयोग पूरी तरह से वाष्प विद्युत ऊर्जा उत्पादन में होता है। इसका प्रयोग पूरी तरह से, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, वाष्प विद्युत ऊर्जा में, वाष्प विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। और ये किससे बनता है? ये पीट कोयला जो होता है उसके संपीड़ित होने से बनता है लिग्नाइट, ठीक है। और इसमें कार्बन कितना होता है? 25 से 35% के लगभग होता है। अगला है लामा। लामाओं को कहाँ पे पाला जाता है? एंडीज क्षेत्र में पाला जाता है। एंडीज लामा, लामाओं को कहाँ पाला जाता है? एंडीज क्षेत्र में। और प्रेरी क्षेत्र, ये तो लगभग पता है कि उत्तरी अमेरिका में है, प्रेरीज। लामा को कहाँ पाला जाता है? एंडीज में। एक होता है रेंडियर, रेंडियर ये कहाँ मिलता है? आर्कटिक और उपार्कटिक क्षेत्रों में इनको पाला जाता है। रेंडियर आर्कटिक और उपार्कटिक, और लामा जो है ये कहाँ पे मिलता है? एंडीज में, ठीक है। लामा एंडीज और रेंडियर आर्कटिक। एक है व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस। व्हाइट स्पॉट, क्या नाम है? व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस। कैसा है ये? विषाणु जनित है। और किसको नुकसान पहुंचा रहा है? झींगों को। और इसका कोई उपचार भी नहीं है व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम का, ठीक है। कोई उपचार नहीं है व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम का, कोई इलाज नहीं है। और ये केवल क्या, ये क्रस्टेशियाई उपसंघ, केवल क्रस्टेशियाई उपसंघ को प्रभावित करता है, केवल क्रस्टेशियाई उपसंघ को प्रभावित करता है, क्रस्टेशियाई उपसंघ। व्हाइट स्पॉट विषाणु जनित झींगों में रोग का कारण है, और उपचार नहीं है इसका कोई भी, ठीक है। व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम झींगों के लिए, क्रस्टेशियाई उपसंघ। नेक्स्ट, उपनगरीयकरण। एक तो होता है नगरीकरण, एक होता है उपनगरीकरण। उपनगरीकरण की प्रक्रिया किसको बोलते हैं? कि जब अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर से बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में पलायन करना। नगरीकरण तो हो गया कि गांवों से शहरों की तरफ पलायन करते हैं, तो वो नगरीकरण हो गया। लेकिन उपनगरीकरण क्या होता है? कि शहरों से लोग मतलब अच्छे स्वास्थ्य या फिर अच्छी गुणवत्ता की स्वच्छ हवा वगैरह के लिए बाहर जाते हैं शहरों से, तो उसको बोलते हैं उपनगरीकरण। नेक्स्ट, कुछ कोयला क्षेत्रों के नाम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखने हैं। जैसे रूर क्षेत्र, जर्मनी हो गया रूर। वेंकी, वेंकी कहाँ मिलता है? वेंकी कहाँ पर है? वेंकी है जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे में कोयला मिलता है, और जिम्बाब्वे में कहाँ पे मिलता है? वेंकी में। वेंकी, वेंकी, वेंकी। ब्राज़ील, ब्राज़ील में देखो कैटरीना, कैटरीना, सांता कैटरीना, सांता कैटरीना। तो कैटरीना में भी क्या मिलता है? कोयला मिलता है, ध्यान रखना। कैटरीना, सांता कैटरीना, ब्राज़ील। और भारत में सिंगरेनी, भारत में सिंगरेनी है, ठीक है। सिंगरेनी, सिंगरेनी में भी कोयला मिलता है, ठीक है। तो देखो जर्मनी का रूर हो गया, एक कैटरीना ध्यान रहेगा, और जिम्बाब्वे वेंकी हो गया, है ना। वेंकी, वेंकी, जिम्बाब्वे वेंकी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिम्बाब्वे वेंकी, वेंकी कहाँ पे है? वेंकी जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे में कौन सा हो गया? वेंकी। जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। साउथ नहीं, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, वैसे जिम्बाब्वे है ना। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ लिंग पिरामिड है, इनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं। आयु लिंग पिरामिड, तो देख लेते हैं।
जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग महिलाओं का प्रतिशत होता है। ठीक है, तो देखिए विस्तारित होती जनसंख्या, अगर जनसंख्या विस्तारित हो रही है तो कैसा बनेगा पिरामिड? त्रिभुजाकार। विस्तारित होती जनसंख्या में त्रिभुजाकार ये बनेगा। अगर स्थिर जनसंख्या है तो वहाँ पे घंटी के आकार का पिरामिड बनता है और शीर्ष की ओर सुंडाकार। जन्म दर और मृत्यु दर समान, परिणाम स्वरूप जनसंख्या लगभग स्थिर होती है, तो वहाँ पे घंटीकार बनता है, घंटीकार। विस्तारित होती है तो त्रिभुजाकार लिंग पिरामिड बनता है, त्रिभुजाकार, है ना। और अगर घटती हुई जनसंख्या होती है, जैसे जापान का पिरामिड, जापान में जनसंख्या घटी है, इस पिरामिड का संकीर्ण आधार होता है और एक सुंडाकार शीर्ष है जो निम्न जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाता है। विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि सामान्य तौर पर शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि सामान्य तौर पर शून्य होती है या ऋणात्मक होती है। तो देखिए हमने 3 प्रकार के पिरामिड देखे, कौन कौन से? विस्तारित होती हुई जनसंख्या का पिरामिड कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। स्थिर जनसंख्या का कैसा होता है? घंटीकार होता है। और जो ह्रासमान जनसंख्या होती है उसका कैसा होता है? उसका पिरामिड संकीर्ण आधार और एक शीर्ष सुंडाकार शीर्ष वाला होता है इसका, है ना। तो लिंग पिरामिड, आयुलिंग पिरामिड हो गया। और इसमें भी क्या होता है? बायां भाग जो होता है वो भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग जो होता है महिलाओं का प्रतिशत दर्शाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग महिलाओं को अक्सर कहाँ बैठाते हैं? अपनी बाईं तरफ बैठाते हैं ना, लेकिन अगर पिरामिड की बात करें तो पिरामिड में जो है बायां भाग जो होता है वो पुरुषों का प्रतिशत दर्शाता है और दायां भाग जो होता है वो महिलाओं का प्रतिशत दर्शाता है। तो हम जो जहाँ पे महिलाओं को स्थान दिया उसका उल्टा हम पिरामिड में स्थान देते हैं। ठीक है, तो बाईं तरफ कौन होता है? बाईं तरफ पुरुष होता है और जो राइट साइड होता है वो कौन होती है? महिलाएं होती है। विस्तारित होती जनसंख्या त्रिभुजाकार, स्थिर जनसंख्या घंटीकार बनेगा। और अगर ह्रासमान है तो वहाँ पे क्या होगा कि उसका संकीर्ण आधार होगा और सुंडाकार शीर्ष होगा। एक है एक्सिम बैंक। ये क्या होता है? देखिए आयात निर्यात बैंक है और आयात निर्यात बैंक जो है ये 1981 में एक्ट 33 की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1981 का एक्ट। निर्यात ऋण के संरक्षक के रूप में यह विदेशी वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और विदेशों में अन्य संस्थाओं को ऋण व्यवस्था प्रदान करता है। तो ये ऋण से संबंधित मामले देखता है ना, एक्सिम बैंक हो गया। फिर आते हैं हम लोग बॉक्साइट। बॉक्साइट कैसा निक्षेप है? टर्शियरी काल का, टर्शियरी निक्षेप है, टर्शियरी निक्षेप होता है बॉक्साइट। भारत बॉक्साइट के मामले में आत्मनिर्भर है, ये बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर। भारत आत्मनिर्भर है किसमें? बॉक्साइट के मामले में। बॉक्साइट में भारत आत्मनिर्भर है, ये ध्यान देने वाली बात है। और सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट होता है हमारे यहाँ पे वो कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन ओडिशा में होता है। ओडिशा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन होता है। और बॉक्साइट कौन सी चट्टानों में मिलता है? लेटेराइट चट्टानों में मिलता है। और कालाहांडी, संबलपुर कालाहांडी, यहाँ पे बॉक्साइट मिलता है, लेटेराइट चट्टानों में मिलता है, ध्यान रखना है। और देख लेते हैं इसके बारे में। देखो उड़ीसा तो हो ही गया था हमारा, कालाहांडी संबलपुर हो गया था। एक कोरापुट में भी मिलता है, ये बेलांगीर में मिलता है, झारखंड के लोहरदगा जिले में भी मिलता है। झारखंड हो गया, झारखंड और उड़ीसा में है मेनली, तो है ना। और भारत में बॉक्साइट संसाधनों का 51% अकेले उड़ीसा में होता है। उड़ीसा में कितना होता है? 51%। 51% अकेले उड़ीसा में। बॉक्साइट के अलावा अन्य सभी एल्हो धात्विक बॉक्साइट में हम लोग आत्मनिर्भर है। बाकी जो एल्हो धात्विक खनिज है बॉक्साइट के अलावा उसमें भारत की स्थिति
निम्न है, मतलब कमज़ोर है। और बॉक्साइट अयस्क है, तो इसका उपयोग किस में होता है? एल्यूमिनियम के निर्माण में बॉक्साइट का उपयोग होता है। बॉक्साइट का उपयोग किसके निर्माण में होता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के निर्माण में बॉक्साइट का उपयोग होता है। ठीक है, ओडिशा में सबसे ज़्यादा हो गया, फिर गुजरात, फिर झारखंड और फिर महाराष्ट्र। तो ये बॉक्साइट के बारे में बातचीत हो गई। टर्शियरी युग का है, भारत आत्मनिर्भर है, सबसे ज़्यादा ओडिशा में मिलता है। कालाहांडी, संबलपुर, बेलांगीर, कोरापुट यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। झारखंड के लोहरदगा में बॉक्साइट मिलता है। और हमने देखा 51% जो बॉक्साइट है वो केवल अकेले उड़ीसा में मिल जाता है। और जो एल्हो खनिज है उसमें बॉक्साइट में भारत की स्थिति ठीक है, बाकी में भारत की स्थिति निम्न है। और बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका उपयोग किसमें करते हैं? एल्यूमिनियम निर्माण में करते हैं। और सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट देखिए, ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन, फिर गिनी, फिर ब्राज़ील, फिर भारत। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बॉक्साइट है, फिर चीन हो गया, फिर गिनी, फिर ब्राज़ील, फिर भारत। ऑस्ट्रेलिया, चीन, गिनी, ब्राज़ील, भारत। वैसे स्थान कमी पूछता है कि कहाँ सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें बॉक्साइट की तो ऑस्ट्रेलिया, फिर सेकंड नंबर पे चीन आता है। सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन, फिर गिनी, फिर ब्राज़ील, फिर इंडिया। नेक्स्ट, अब जो ये होते हैं हमारे पोर्ट्स होते हैं, और पोर्ट्स के विभिन्न प्रकार होते हैं, तो देख लेते हैं। देखिए, एक तो होता है पोर्ट्स ऑफ कॉल, मार्ग पत्तन बोलते हैं इनको। तो समुद्री मार्गों पर जो विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए, मतलब जहाँ पे जो विश्राम केंद्र है मार्गों में, समुद्री मार्गों में, उनको बोलते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल। ये क्या है? विश्राम स्थल। एक है पैकेट स्टेशन, इसको बोलते हैं फेरी पत्तन। पैकेट स्टेशन, फेरी पत्तन, ये क्या होता है? छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों को आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। ये डाक और यात्रियों के परिवहन से भी जुड़े होते हैं फेरी पत्तन, ध्यान रखना, छोटी दूरियों के होते हैं, डाक और यात्रियों के परिवहन से भी संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला है नेवल पोर्ट। नेवल पोर्ट कैसा होता है? ये सामरिक महत्व के होते हैं। जैसे भारत में कौन कौन से हैं? कोच्चि हो गया, कारवाड़ हो गया, तो ये कैसे है? नेवल पोर्ट है। ये है एंटरपोर्ट, ये ऐसे एकत्रण केंद्र है जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ? विभिन्न देशों से क्या आ रही है? यहाँ पे निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जा रही है। कौन सा है? एंटरपोर्ट पोर्ट। तो कौन कौन से पढ़े हमने यहाँ पे? एक तो पोर्ट्स ऑफ कॉल पढ़ा, ये क्या होता है? जहाँ पे विश्राम करते हैं समुद्री मार्गों में, जहाँ पत्तन विश्राम समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए, उसको बोलते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल। पैकेट स्टेशन या फेरी पत्तन, ये छोटी दूरियों के होते हैं, यहाँ पे डाक और यात्रियों के आवागमन की सुविधाएं प्रदान करता है। नेवल पोर्ट हो गया सामरिक महत्व का, और एंटरपोर्ट पोर्ट्स कौन सा हो गया? जो निर्यात हेतु यहाँ पे वस्तुएं लाई जाती है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं लिंगराज मंदिर की। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ययाति केसरी ने। ययाति केसरी 11वीं शताब्दी का है, राजा लाल तेंदु केसरी ने इसे पूरा करवाया। लाल पत्थर, कलिंग शैली, नागर शैली। लाल पत्थर का बना है, 11वीं शताब्दी में बनवाया है, ययाति केसरी ने बनाया है। और ययाति केसरी ने शुरू किया था, और लाल तेंदु केसरी ने पूरा किया था। ययाति ने शुरू किया था लिंगराज मंदिर, ययाति ने शुरू किया था, और लाल तेंदु ने पूरा किया था। तो लिंगराज मंदिर के बारे में ध्यान रखना है, उड़ीसा में है। तो क्यों चर्चा में है? एक अध्यादेश जारी किया था यहाँ पे
लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि निर्माण की अनुमति केवल राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा ही दी जा सकती है। अध्यादेश जो है राज्य की क्षमता से बाहर का है। इस बात को लेकर के थोड़ा चर्चा में रहा था ये। अब बात कर लेते हैं भूमि उपयोग में, जो 4-5 दशक रहे हैं उसमें भूमि उपयोग में परिवर्तन का जो पैटर्न देखने को मिला है वो कैसा था, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए भूमि उपयोग में परिवर्तन, तो 4 संवर्ग है, उनमें तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है भूमि उपयोग में, और 4 संवर्ग ऐसे हैं जिनमें कमी हुई है। ठीक है, तो वनों के अंदर हमारा जो क्षेत्र है वो बड़ा है, वन बड़े हैं। ठीक है, गैर कृषि उपयोग, अब सीधी सी बात है, जैसे जैसे मतलब विकास होगा तो वन भी काटे जाएंगे, निर्माण कार्य होंगे तो कृषि का क्षेत्र तो कम होगा ना, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, बहुत सारे रीजन से इस चीज़ के, तो जो गैर कृषि भूमि है वो बढ़ रही है। लेकिन वन वन हमने जितने काटे हैं तो वन लगाए भी है ना, तो वनों वाला क्षेत्र तो बड़ा है, लेकिन कृषि वाला जो क्षेत्र है वो घटा है ना। और वर्तमान प्रतिभूमि के प्रतिभूमि जो होती है ना उसका क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है, प्रतिभूमि के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। और निविल बोया गया क्षेत्र, निविल बोया गया क्षेत्र ये क्या हुआ है, बड़ा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना, एक तो वन बढ़े हैं, जनरली हम कहते हैं कि विकास हो रहा है, जितनी हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता हो तो वन काटे जा रहे होंगे, लेकिन हम वन लगा भी रहे हैं बहुत अच्छे से, तो वन जो है उसके क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ध्यान रखना 4-5 दशकों में वन वाला क्षेत्र घटा नहीं है। निविल बोया गया क्षेत्र, मतलब जो निविल बोया गया क्षेत्र है, निविल बोया गया क्षेत्र भी नहीं घटा है, ध्यान रखना है। प्रतिभूमि का क्षेत्रफल भी नहीं घटा, और गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्रफल बड़ा है। ठीक है, तो क्या बड़े हैं, वन वाला क्षेत्र बड़ा है, निविल जो हम बोलते हैं वो भी बड़ा है, गैर कृषि वाला बड़ा है। गैर कृषि तो बड़ा ही बढ़ेगा ही, क्योंकि कृषि भूमि उसमें मकान वगैरह बनना स्टार्ट हो गए, तो गैर कृषि बड़ा है। और प्रतिभूमि के क्षेत्रफल में बड़ा, प्रतिभूमि जो होती है उसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए घटा क्या क्या है हमारे यहाँ पे, एक तो बंजर व व्यर्थ भूमि है, बंजर व व्यर्थ भूमि जो है वो कम हुई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है तो चीज़ों में सुधार हुआ है ना, तो ये बंजर और व्यर्थ भूमि कम हुई है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो थी उसमें भी कमी आई है। चारागाह भी हमारे यहाँ पे घटे हैं, क्योंकि चारागाहों में अब निर्माण कार्य बन गए, कई सरकारी योजनाएं उनके तहत, जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल वगैरह बनते हैं, तो ये चारागाह भूमि है उसमें भी कई बार इन चीज़ों को सरकार अपने काम के लिए ले रही है, काम में ले लेती है। प्रतिभूमि, प्रतिभूमि तो ये आ गया, प्रतिभूमि के क्षेत्रफल में हमने देखा था कि वृद्धि हुई है, तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अब बात करते हैं फसल गहनता क्या होती है। सकल बोए गए क्षेत्र और निविल बोए गए क्षेत्र का जो अनुपात होता है ना उसको बोलते हैं फसल गहनता। नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास सीमित भूमि है और उससे हम उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, श्रम की मांग बढ़ जाती है। देखो वैसे हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आती है तो क्या होता है, टेक्नोलॉजी आएगी तो क्या होगा, श्रम कम लगेगा ना, तकनीकी आती है तो मेहनत कम करनी पड़ती है। लेकिन अगर ज़मीन छोटी है उसमें हम टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं तो वहाँ पे मेहनत कम नहीं होगी, ये कहना चाह रहा है। तो ये ध्यान रखना, अगर इस टाइप का कोई स्टेटमेंट आता है तो आपको समझ जाना है कि अगर सीमित भूमि में टेक्नोलॉजी हम लोग परिनियोजित करते हैं तो हमारे श्रम की मांग काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, और फसल गहनता क्या होती है, सकल बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं फसल गहनता। अब इंडस्ट्रीज पढ़ी हमने, वेट लूज और वेट गेन वाली है ना, तो वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, निर्माण होने के बाद पहले की तुलना में भार में कमी। जैसे कोई सामान बनाया हमने
उसका निर्माण हो गया, और निर्माण होने के बाद क्या हुआ, पहले की तुलना में भार में कमी आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेट लूज। जैसे सूती वस्त्र उद्योग वेट लूज नहीं होगा, पेट्रोकेमिकल है ये भी वेट लूज नहीं होगा, तो वेट लूज कौन सा होगा, वेट लूज होगा लुगदी का काम, तामा प्रगलन, कच्चा लोहा, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेट लूज बोलते हैं, वेट लूजिंग वाले बोलते हैं, ठीक है। तो निर्माण होने के पहले की तुलना में भार में कमी अगर होती है तो लुगदी जो बनती है उसमें बहुत सारा कच्चा माल लगता है, तामा प्रगलन हो गया, कच्चा लोहा हो गया, इनमें पहले बहुत मतलब कि पहले क्या होता है, भार बहुत ज़्यादा होता है, बाद में भार कम हो जाता है। और सूती वस्त्र उद्योग हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, ये वेट लूज नहीं होंगे। जनसांख्यिकीय संक्रमण ये क्या होता है, ये क्या होता है कि भविष्य की जो आबादी होती है ना, उसका वर्णन और पूर्वानुमान लगाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या की संक्रमण को कितने चरण, 3 चरण है। पहले चरण में क्या होता है, उच्च प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर होती है। सेकंड चरण में क्या होता है, प्रजनन दर तो उच्च होती है किंतु समय के साथ किंतु मृत्यु दर किंतु समय के साथ गिरावट, और प्रजनन दर और मृत्यु दर में गिरावट। ठीक है। थर्ड में दोनों में गिरावट हो जाती है, फर्स्ट में दोनों उच्च होती है, और सेकंड में पहले उच्च फिर धीरे धीरे गिरावट आती है। ठीक है, तो जनसंख्या की संक्रमण के 3 चरण होते हैं। अगला हम देखते हैं, सरकार ने एक टारगेट ने सही डिसाइड करा है कि 2024 तक क्या करेंगे, वो पौष्टिक चावल उपलब्ध करवाएंगे, और पूरी लागत कौन देगा, केंद्र देगा चावल के लिए। ठीक है, और इसमें क्या होगा, आयरन, B12, फोलिक एसिड मिलाया जाएगा। चावल में क्या मिलाया जाएगा, B12 और फोलिक एसिड, B12 और फोलिक एसिड मिलाया जाएगा। देख लेते हैं हम लोग, हमने वेट लूज पढ़ा था, अब पढ़ते हैं फुट लूज इंडस्ट्रीज या स्वच्छंद उद्योग। तो फुट लूज इंडस्ट्रीज वो होती है जो किसी कच्चे माल पर डिपेंड नहीं करती, कहीं भी स्थापित हो जाती है, वैसे इंडस्ट्रीज को क्या बोलेंगे हम लोग, फुट लूज या स्वच्छंद उद्योग। हिंदी में बोलेंगे स्वच्छंद उद्योग, इंग्लिश में फुट लूज इंडस्ट्रीज। किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, ये कहीं भी स्थापित हो जाते हैं फुट लूज। और अगर हम बात करते हैं परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, भारी उद्योगों पर आधारित होते हैं, कोयला खदानों के निकट बनाए जाते थे, और चिमनी वाले उद्योगों के रूप में इनको जाना जाता है, परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश जो थे। चावल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चावल कैसी फसल है, चावल खरीफ की है। क्या चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री से अधिक होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, उच्च आर्द्रता होनी चाहिए, उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, उच्च बारिश, मतलब सब कुछ खूब होना चाहिए। बारिश 100 सेंटीमीटर से ऊपर, टेम्परेचर भी खूब होना चाहिए, 25 डिग्री से अधिक होना चाहिए, है ना, सेल्सियस से, और उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसल है। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसल कौन सी, ओस, अमन, बोरो। ओस, अमन, बोरो। अमन, मेरा एक दोस्त है अमन, चावल बहुत खाता है, चावल खा के पेट निकल गया उसका, है ना। तो अमन किसकी नस्ल है, कौन सी फसल है, चावल है, अमन चावल है। बोरो, बोरी की तरह पेट निकला हुआ है, बोरो क्या होता है, चावल। और ओश, ओस, अमन, बोरो, किसकी ये नस्ल, ये किस कौन सी फसल है, चावल की नस्ल है ये। ठीक है, चावल की किस्म है। कुल फसल क्षेत्र के 1/4 क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है। हमारे यहाँ पर 1/4 भाग है, वहाँ पे चावल होता है।
25% कृषि भूमि पर हम लोग चावल पैदा कर रहे हैं, ध्यान रखना। और इसके लिए मृदा कैसी होनी चाहिए? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, मृण में जलोढ़ मृदा, ठीक है। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है? अब पश्चिम बंगाल की हमने असमान बोरो की बात की है, तो पश्चिम बंगाल में होती है ये, यूपी में भी होती है और आंध्रा में भी होती है। पश्चिम बंगाल, यूपी और आंध्रा चावल होता है। बंगाल में हो रहा है, यूपी के लोग खूब चावल खाते हैं, देखते हैं ना मुखर्जी नगर में बंगाल वाले लोग होते हैं, चावल बहुत खाते हैं। यूपी वाले भी चावल खाते हैं, और आंध्र प्रदेश साउथ में तो चावल चलता ही है। तो ये तीनों में ही बहुत ज़्यादा चावल पैदा होता है, चावल में अग्रणी है ये, है ना। अगला देखते हैं, ट्विटर पर एक टर्म है पॉइजन पिल, ये काफ़ी चर्चा में है। पॉइजन पिल ये क्या होता है? तो देख लेते हैं। किसी कंपनी के मौजूदा शेयर धारकों को छूट पर अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति देना क्या होता है? पॉइजन पिल। कोई कंपनी होती है, वो जो उसके शेयर धारक होते हैं उन्हीं को कुछ डिस्काउंट देती है कि आप लोग शेयर खरीदिए। इसको क्या बोलते हैं? पॉइजन पिल बोलते हैं ट्विटर की भाषा में। अगला कुछ रेल मार्ग है बड़े बड़े, उनकी बात कर लेते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, एशियाई रूस, यूरोपीय रूस से एशियाई रूस तक है, और ये क्या है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। सबसे लंबा रेल मार्ग की कोई बात करें तो कौन सा? ट्रांस साइबेरियन। कहाँ से? यूरोपियन रूस से एशियाई रूस तक। अब बात करते हैं ट्रांस मंचूरियन रेल मार्ग। ट्रांस मंचूरियन ये कौन सा है? मास्को से बीजिंग को जोड़ता है। ट्रांस मंचूरियन तीसरा सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो दोनों को ध्यान रखना है, ट्रांस साइबेरियन और ट्रांस मंचूरियन। सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन और तीसरे नंबर का ट्रांस मंचूरियन। अब आपको बताना है कमेंट करके कि दूसरा कौन सा है। मिस्र, मिस्र क्या है? इस्पात होता है यहाँ पे। अफ्रीका का सबसे बड़ा, अफ्रीका में अगर सबसे ज़्यादा इस्पात होता है तो कहाँ होता है? मिस्र में। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा इस्पात होता है मिस्र में। और यूरोप का सबसे विशाल लौह अयस्क भंडार, लौह अयस्क के भंडार यूरोप में कहाँ पे है? लोरेन एक जगह है, वहाँ पर है लोरेन। आगे देखते हैं, बात करते हैं ट्रंक कृषि। ट्रक कृषि, ट्रक कृषि कौन सी होती है? मतलब दूर स्थित बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर एक या एक से अधिक सब्जियों की फसल उगाना। दूर स्थित बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर एक या एक से अधिक सब्जियों की फसल उगाना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रक कृषि बोलते हैं। ट्रक कृषि मतलब दूर के बाज़ारों के लिए सब्जियों की फसल उगाना, ठीक है। मतलब बहुत सारी सब्जियों की फसल जो उगाते हैं दूर बाज़ारों में, बाज़ारों को ध्यान में रख करके, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रक कृषि बोलते हैं, ठीक है। कारखाना कृषि क्या होती है? कारखाना कृषि होती है कि इसमें पशु आहार व पशु चिकित्सा की देखभाल के साथ साथ गौशालाओं और बाड़ों में पशुपालन, विशेष रूप से कुक्कुट पालन किया जाता हो, मवेशी पालन किया जाता हो, उसको क्या बोलते हैं? कारखाना कृषि बोलते हैं। मतलब कुक्कुट पालन, मवेशी पालन भी साथ में किया जा रहा हो, कारखाना कृषि होती है ये। मिश्रित कृषि तो पता ही है कि फसल उत्पादन के साथ साथ अगर हम पशुपालन कर रहे हैं तो उसको मिश्रित कृषि हो गया। तो कृषि तीन प्रकार की कृषि देखी हमने। ट्रक कृषि कौन सी? दूर के बाज़ारों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बहुत सारी सब्जियां की खेती कर रहे हैं तो उसको ट्रक कृषि कहेंगे। कारखाना कृषि क्या होती है? कारखाना कृषि होती है कि कुक्कुट पालन, मवेशी पालन ये किया जा रहा है, पशु आहार और पशु चिकित्सा की देखभाल के साथ साथ। और मिश्रित कृषि क्या होती है कि फसल भी हो रही है और पशुपालन भी साथ में चल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि बोलती है। अगला देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज की हम लोग बात करते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज कैसे? 4 या 6 लेन का बनेगा। टोटल लंबाई कितनी है स्वर्णिम चतुर्भुज की? 5846 किलोमीटर। 5846 किलोमीटर। देख तो कहाँ से कहाँ तक है ये? दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से कोलकाता। अब देखिए राजस्थान में कहाँ कहाँ से जा रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज। अजमेर से निकल रहा,
जयपुर से निकल रहा है और उदयपुर से निकल रहा है। और बाकी तो बहुत सारी जगह है जहाँ से स्वर्णिम चतुर्भुज निकल रहा है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, बालेश्वर, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा से भी जा रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज। विजयवाड़ा में मेरे भाई की पोस्टिंग है, तो विजयवाड़ा हो गया। बोध गया, आगरा, गांधीनगर, कटक, बहरामपुर, दुर्गापुर, वाराणसी, मथुरा, कानपुर, पुणे, कोल्हापुर, सूरत, विशाखापट्टनम, इलाहाबाद, धनबाद, बड़ोदरा। स्वर्णिम चतुर्भुज काफ़ी अच्छे अच्छे शहरों को जोड़ रहा है। आगे देखते हैं, सेल गैस के बारे में जान लेते हैं। सेल गैस क्या होती है? सेल गैस क्या है? एक प्राकृतिक गैस है, मोस्टली मीथेन होता है इसमें, है ना, जो एक प्रकार की तलछटी चट्टान सेल से उत्पन्न होती है। चीन के पास सबसे बड़ा सेल गैस का भंडार है। कहाँ पर है? चीन में। सबसे ज़्यादा सेल गैस कहाँ पे? चीन में। उसके बाद यूएसए, फिर अर्जेंटीना और फिर मैक्सिको के पास है। सबसे ज़्यादा सेल गैस कहाँ मिलेगी? चीन, फिर यूएसए, फिर अर्जेंटीना, फिर मैक्सिको भी आप ले सकते हो। उसके बाद भारत में 6 जगहों पर मिलती है सेल गैस। कहाँ कहाँ? एक तो कैम्बे की खाड़ी, कृष्णा गोदावरी के बेसिन में। सबसे ज़्यादा तो कहाँ मिलती है? कृष्णा गोदावरी में सेल गैस। कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, असम में अराकान, गंगा और गोंडवाना। तो ये कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, कैम्बे, असम, गोंडवाना, मतलब भारत में जो ये नदियाँ है, एक तो कौन कौन सी? कृष्णा, कावेरी, गंगा, इनके आसपास मिलता है। गोदावरी हो गया, कैम्बे, असम के अराकान, गोंडवाना, यहाँ पे सेल गैस मिलती है। आगे देखते हैं, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि में क्या है ना कि इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ पर इसको क्या बोला जाता है। तो देखिए, पामलू। पामलू में क्या बोला जाता है? पामलू कहाँ पर बोला जाता है? पामलू बोला जाता है मणिपुर में। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि होती है, उसको बोला जाता है पामलू। मणि में पामलू, मणिपुर में पामलू। दीपा कहाँ पे बोला जाता है? दीपा बोला जाता है छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार में। वेवर या दहिया, ये बोला जाता है एमपी में। वेवर या दहिया एमपी में। पोडू या पेंडा, ये बोला जाता है आंध्र प्रदेश में। बरिंगा, पामाडाबी, कोमान, ये बोला जाता है उड़ीसा में। कुमारी बोलते हैं कहाँ पे? पश्चिमी घाट में कुमारी बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को। वाल्टे नहीं, वालरे या वाल्ट्रे, कहाँ पे कहाँ पे बोला जाता है इनको? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। खिल, हिमालयी क्षेत्रों में बोला जाता है खिल। ये क्या है? कुरुवा है या कुसुआ है? ये झारखंड में बोला जाता है। मिल्पा मैक्सिको में। मिल्पा। कोनुको वेनेजुएला। रोका ब्राज़ील में। मसोले मध्य अफ्रीका में। लदांग इंडोनेशिया में और रे वियतनाम में। वियतनाम में रे, इंडोनेशिया में लदांग, मसोले। तो इनको एक बार पढ़ लेना आप लोग पॉज करके, क्योंकि
बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीके से दे रखी है यहाँ पे, और हमने यहाँ लिख दिया है स्थानांतरित कृषि और इधर राज्य लिख दिया है। तो मणिपुर में पामलू, दीपा छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, वेवर या दहिया एमपी में, पोडू या पेड़ा आंध्र प्रदेश में, बरिंगा पामाडाबी कोमान ओडिशा में, कुमारी पश्चिमी घाट में, वालरे दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, खिल हिमालयी क्षेत्र में, और गुरुवा झारखंड में, मिल्पा मैक्सिको में। चलो थोड़ा जहाँ जहाँ थोड़ा ट्रिक से याद हो जाए उसको देख लेते हैं। पामलू, पामलू मणिपुर डायरेक्ट याद करना है। दीपा, दीपा छत्तीसगढ़ या अंडमान निकोबार, ध्यान रह जाएगा। वेवर या दहिया, दहिया या वेवर एमपी में, ठीक है। पोडू या पेड़ा, पेड़ा कहाँ खाओगे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पोडू या पेड़ा हो गया आंध्र प्रदेश में। वरिंगा पामाडाबी कोमान ये हो गया ओडिशा। कुमारी पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट। वालरे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ये याद रहेगा। हिमालय में फूल खिल रहे, ठीक है। तो ये हो गया स्थानांतरित कृषि, हिमालय में खिल बोलते हैं। और कुरुवा हो गया अपना ये झारखंड में। मिल्पा, मिल्पा मिलना या मिल्पा बोलते हैं ना उसको, मिल्पा या मिलना को आप मिक्स कर देना, ठीक है। मिक्स होते हैं तो कोई चीज़ मिलती है ना, उसको ये बोलते हैं मिक्सअप बोलते हैं ना। तो मैक्सिको में क्या बोलेंगे? मिल्पा, मैक्सिको। कोनुको, कोनुको में वेनेजुएला। रोका, रोका ब्राज़ील में। मसोले हो गया मध्य अफ्रीका में। लदांग इंडोनेशिया, और रे वियतनाम। आगे देखते हैं उत्तरी पूर्वी पेंसिल्वेनिया देश के संपूर्ण कोयला भंडार में 2% से भी कम का योगदान देता है। उत्तर पूर्वी पेंसिल्वेनिया देश के संपूर्ण कोयला भंडार में 2% से भी कम का योगदान देता है। लघु सिंचाई परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। लघु सिंचाई परियोजना में क्या होता है? उनके स्रोत के रूप में सतही और भूमजल दोनों होते हैं, जबकि बड़ी और मध्यम परियोजनाएं जो होती है उसमें सतही जल संसाधनों का दोहन करती है, उसमें सतही जल। तो देखिए लघु सिंचाई परियोजनाएं होती है, जो छोटी परियोजनाएं होती है वो उसमें क्या होता है, वो भूमजल को भी उनमें संसाधन के रूप में काम में लिया जाता है और सतही जल को भी काम में लिया जाता है। लेकिन जो बड़ी और मध्यम वर्ग की जो परियोजनाएं होती है उसमें हम केवल सतही जल को ही संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला है विस्तृत वाणिज्य आय कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। वाणिज्य अनाज कृषि क्या होता है? जो मध्य अक्षांश होते हैं उनके आंतरिक अर्ध शुष्क भूमि प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। मध्य अक्षांशों में की जाती है। मध्य अक्षांशों में क्या की जाती है? वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। और इसमें प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं। हालांकि बाकी फसलें भी होती है, जैसे मक्का हो गया, जो जई राई जैसी अन्य फसलें भी उगाई जा सकती है। खेतों का आकार कैसा होता है? यहाँ पे बड़ा होता है तथा जुताई से लेकर के कटाई तक कृषि के सभी कार्य यंत्रों के द्वारा किए जाते हैं। और ह्यूमन कम होंगे तो यंत्रों के द्वारा ही किए जाएंगे। और प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है यहाँ पे, और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। प्रति एकड़ तो कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। जमीनें ज़्यादा है तो और लोग कम है तो सीधी सी बात है प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ जाएगा। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। वाणिज्य अनाज कृषि कहाँ होती है? मध्य अक्षांशों में होती है। मुख्यतः कौन सी फसल है? गेहूं है। अनाज में बाकी दे तो मक्का वगैरह भी होता है, मक्का रई है ना। खेतों का आकार यहाँ पे बहुत बड़ा होता है। यंत्रों का प्रयोग के माध्यम से कृषि होती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। फुटलोज इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये स्वच्छंद उद्योगों को बोलते हैं। संसाधन परिवहन जैसे कारकों को प्रभावित हुए ना किसी भी स्थान पर ये लग जाते हैं, फुटलोज इंडस्ट्रीज। और संकटक पुर्जे जो होते हैं
उस पर निर्भर करती है, इन्हें कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम उत्पाद क्या होता है, इसका छोटा होता है, परिवहन हेतु सरल होता है वो, और एक छोटी श्रम शक्ति को नियोजित करते हैं। ये गैर प्रदूषणकारी उद्योग होते हैं जो आवासीय क्षेत्रों के आसपास भी स्थापित हो जाते हैं। पोल्यूशन नहीं करते ये, ठीक है, पोल्यूशन नहीं करते, प्रदूषण भी नहीं करते, प्रदूषण नहीं करते, आवासीय वस्तुओं भी लग जाते हैं, फुटलूज इंडस्ट्री। कुछ योजनाएं हैं, इन पे नज़र डाल लेते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत शुरू की गई है कौन सी, स्वनिधि से समृद्धि। और भारतीय गुणवत्ता परिषद हेल्प कर रही है इसमें। 125 शहरों को कवर करेगा और 35 लाख जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए क्या करेगा ये, उनका समग्र विकास करेगा और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ भी उनको प्रदान करेगा। रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि से समृद्धि योजना, स्वनिधि से समृद्धि योजना। स्वनिधि से समृद्धि किसके लिए है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए। 125 शहरों को कवर करेगा। और इसमें क्या की जाएगी, प्रोफाइलिंग की जाएगी इनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की, ठीक है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये क्या है, ये भी रेहड़ी पटरी वालों के माध्यम से व्यवसाय कर रहे लोगों को किफ़ायती ऋण देना है, ये इसी को ऋण देगा ये। प्रधानमंत्री स्वनिधि, स्वनिधि में तो ऋण दे रहा है और स्वनिधि से समृद्धि की ओर में प्रोफाइलिंग है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तकनीकी भागीदार है इसमें, ऋण देने में तो कौन सा है, सिडबी। अब्रक, अब्रक के बारे में जान लेते हैं। अब्रक कैसा है, अधात्विक होता है, विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में काम में आते हैं। अब्रक के बारे में देखो, प्रत्यास्थता, कठोरता, लोचशीलता और पारदर्शिता, सारी चीज़ें एक साथ मिल रही है। प्रत्यास्थता, कठोरता, लोचशीलता, कठोरता है, लोचशीलता है, पारदर्शी भी है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट जो भी है। इसमें ऊष्मा और तापमान में अचानक परिवर्तन हेतु प्रतिरोध तथा उच्च प्राविद्युत सामर्थ्य होता है।